हेलो जी, क्या हाल चाल है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम सो सॉरी कि मैं इतने महीनों से गायब थी क्योंकि कुछ पर्सनल रीजंस थे। बट अब मैं वापस से अपना सिलसिला चालू करने वाली हूँ, तो प्लीज़ 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 स्टे कनेक्टेड। तो आज जो मूवी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है द एक्सीडेंटल डिटेक्टिव। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की ओर। और हाँ, उससे पहले पेट्स इंडिया नाम का एक नया चैनल है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी, तो सभी के सभी जाइए और फटाफट से उसकी वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मूवी की शुरुआत में मिलते हैं कांग नाम के एक आदमी से जो पेशे से तो एक कॉमिक बुक स्टोर चलाता है, पर उसे क्राइम केसेस सॉल्व करने का बहुत शौक है। दरअसल कांग एक डिटेक्टिव बनना चाहता था, पर अपने पैरों में कोई प्रॉब्लम होने के चलते वो मेडिकल्स में फेल हो गया और आज वो अपनी खुद की एक ब्लॉगिंग चैनल चलाता है जिसमें वो कोल्ड क्राइम केसेस सॉल्व करता है। कांग मैरिड है और घर में उसके अलावा उसके 2 बच्चे और वाइफ भी हैं जो उसे एकदम नकारा समझती है, जिसे अपनी फैमिली और घर से ज्यादा क्राइम्स और पुलिस स्टेशन में इंटरेस्ट है। हालांकि कांग अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करता है अपनी वाइफ को खुश रखने की, पर बेचारी की किस्मत ही खराब है। वहीं कहानी का दूसरा मेन कैरेक्टर है नोते, जो है तो एक सीनियर डिटेक्टिव पर अपनी एक गलती की वजह से डिमोट होकर अब अपने जूनियर के अंडर में काम करता है। नोते अपने काम में प्रो है और लोग उसे व्हाइट शार्क के नाम से जानते हैं, जिसमें शेरलॉक होम्स का दिमाग है, चीते की चाल है, बाज की नजर है। हाय हाय, ये तो बाजीराव मस्तानी की डायलॉग हो गई। वहीं कांग का एक दोस्त है जुनसू, जो एक पुलिस डिटेक्टिव है और कांग अक्सर उससे मिलने के बहाने से पुलिस स्टेशन जाकर वहां हो रही इन्वेस्टिगेशन में अपनी टांग अड़ाता है, जिस वजह से नोते उसे खास पसंद नहीं करता। एक रात कांग अपने एक और दोस्त किम के साथ बहुत ड्रिंक कर लेता है, इतनी ज्यादा कि उसे कुछ होश ही नहीं होता और सुबह वो किम के घर में ही उठता है। पर जैसे ही घर के अंदर का नजारा देखता है उसके होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि रात कोई किम की वाइफ का मर्डर कर देता है। थोड़ी देर में पुलिस भी वहां पहुंच जाती है, पर मर्डर इतनी सफाई से की गई थी कि क्रिमिनल ने कोई भी निशान वहां नहीं छोड़े थे। किम की वाइफ के हाथों की टूटी हुई घड़ी से पता चलता है कि उसकी डेथ 11:20 के अराउंड हुई थी। चूंकि पुलिस को कोई एविडेंस नहीं मिलता तो उनका पहला शक किम पे जाता है, जो विक्टिम का हस्बैंड है। पर कांग गवाही देता है कि किम पूरी रात उसके साथ ही था, लेकिन चूंकि दोनों नशे में थे तो इसीलिए उन्हें रात की कोई बात याद ही नहीं होती कि वो कब कहाँ गए और कब घर वापस आए थे, जिस वजह से पुलिस किम को ही सस्पेक्ट मानती है। जिस वजह से कांग परेशान होता है और बहुत सोचने पर उसे कुछ याद आता है कि वो किम के साथ कहाँ ड्रिंक करने गया था, जिसके बाद वो नोते को अपने साथ उस जगह लेकर जाता है जहाँ काम करने वाले एक आदमी की गवाही से पता चलता है कि वो और किम रात 1 बजे वहां से निकले थे। वहीं नोते का टीम लीडर, जो उसका जूनियर भी है, उसे पता चलता है कि 5 दिन पहले किम की वाइफ के अकाउंट से पैसे निकाले गए थे और उन्हीं पैसों से एक घर खरीदा गया था, पर किम की वाइफ के नाम से नहीं बल्कि कांग के दोस्त डिटेक्टिव जुनसू के नाम पे, जिस वजह से पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है और पूछताछ करती है। पर जुनसू बताता है कि किम उसका दोस्त है और वो बस उसकी वाइफ और उसके पैसों को बचा रहा था। दरअसल किम ने बहुत सारे पैसे उधार लिए थे, जिस वजह से लोन शार्क्स उसके पीछे पड़े रहते थे, इसीलिए किम की वाइफ ने अपने पैसे जुनसू को देकर उसके नाम से एक घर खरीदा था, नहीं तो लोन शार्क्स वो पैसे भी उसे ले लेते। पर यहाँ टीम लीडर जुनसू को उसके कपड़ों में छुपाए गए मर्डर वेपन को दिखाता है, जिससे पूरा डाउट जुनसू पे चला जाता है और उसे मर्डर के सस्पेक्ट के तौर पर गिरफ्तार कर लेते हैं। हालांकि नोते जानता है कि जुनसू बेकसूर है और उसे फंसाया जा रहा है, इसीलिए वो टीम लीडर से बात करता है, पर वो उसकी एक नहीं सुनता और उल्टा उसकी इंसल्ट करता है कि वो एक बेकार डिटेक्टिव है जो अपने जूनियर के अंडर में काम करता है, और साथ ही उसे 2 हफ्तों का समय देता है जुनसू को बेकसूर साबित करने का, वरना उसे अपना रेजिग्नेशन देना होगा। वहीं कांग को जब जुनसू के अरेस्ट होने की न्यूज मिलती है तो वो अपने तरीके से केस को इन्वेस्टिगेट करना चाहता है, जिसके लिए वो एक लेडी के शॉप पे आता है जो किम के घर के बगल में रहती है और जिसने उसकी वाइफ को बताया था कि मर्डर वाली रात उसने किसी स्ट्रेंजर को कार में देखा था। इत्तेफाक से नोते भी कुछ पूछताछ करने के लिए उस लेडी की शॉप में आता है और जब वो लेडी उस स्ट्रेंजर के कार का नंबर उन्हें देती है तो कांग उसे अपने पास रख लेता है और इस शर्त पे नोते को बताता है कि अब से वो भी उसके साथ इस केस में काम करेगा, जिस वजह से ना चाहते हुए भी मजबूरी में नोते को उसे अपने साथ रखना ही पड़ता है। नेक्स्ट सीन में कार के ओनर का पता लगाकर दोनों उसके घर पहुंचते हैं, जिसका नाम जंग हो है, पर उसकी वाइफ बताती है कि जंग हो कुछ दिनों पहले ही चाइना निकल गया है। वहीं जब कांग की वाइफ को पता चलता है कि वो पुलिस के साथ इस इन्वेस्टिगेशन में काम कर रहा है तो वो उस पर गुस्सा करती है और चुपचाप से शॉप और बच्चों को संभालने को बोलती है। पर कांग भी कहाँ पीछे हटने वाला था, वो अपनी वाइफ से छुप छुपाकर अपनी कुछ महीनों की बच्ची को डाइपर वाइपर के साथ लेकर इन्वेस्टिगेशन पे निकलता है। सबसे पहले तो वो लोग जुनसू से मिलने जेल जाते हैं,
जिससे उन्हें पता चलता है कि किम की वाइफ उसके कर्जों और लोन शार्क्स के धमकियों की वजह से परेशान होकर उसे डाइवोर्स देने वाली थी और जुनसू उसे ऐसा करने से रोकना चाहता था और इसीलिए उसकी हेल्प कर रहा था। वहीं नो ते को अपनी टीम से इनपुट मिलती है कि जांग हो चाइना नहीं गया बल्कि वो कोरिया में ही है, जिसके बाद वो दोनों उसके अपार्टमेंट के बाहर से उसका पीछा करते हैं और फाइनली एक कॉफी शॉप में उसे पकड़ ही लेते हैं, जहां जांग हो बताता है कि अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए उसने अपनी वाइफ से चाइना जाने का बहाना किया था। साथ ही वो ये भी बताता है कि मर्डर वाली रात वो किम की वाइफ से मिलने गया था पैसे और प्रॉपर्टी को लेकर बात करने के लिए, पर तब उसकी मुलाकात उससे नहीं हुई थी क्योंकि घर पे कोई नहीं था। पर जब वो वापस जा रहा था तो उसने उसके घर के बाहर 2 लोगों को देखा था। वहीं वापस आते समय कांग की वाइफ उसे नो ते के साथ देख लेती है। दरअसल कांग की वाइफ नो ते की बेटियों को ट्यूशन पढ़ाती है और वो कांग को बताती है कि नो ते की वाइफ उस पे बहुत स्ट्रिक्ट है, जो उससे जबरदस्ती घर के सारे काम करवाती है। वो भले ही दुनिया की नज़रों में सिंघम हो पर घर पे वो जोरू का गुलाम ही है। जो जानने के बाद कांग नो ते को बहुत चिढ़ाता है क्योंकि अब तक नो ते उसे बीवी का गुलाम बताता था, लेकिन अब से दोनों दुखियारे पति एक दूसरे के पक्के दोस्त भी बन जाते हैं। इसी बीच शहर में एक और लेडी का मर्डर होता है जो नो ते की ही टीम के एक डिटेक्टिव मिस्टर मा की वाइफ होती है। विक्टिम की बॉडी को किलर भट्टी में जलाता है और उसके ही फोन से उसकी फोटोज भी लेता है, जिससे पता चलता है कि विक्टिम की डेथ रात 1:15 बजे हुई है। ठीक किम की वाइफ की तरह ही मिस्टर मा की वाइफ को भी किलर ने टॉर्चर करके मारा था और सिवाय टाइम ऑफ डेथ के पुलिस के हाथों कोई और एविडेंस नहीं लगता। वहीं जब कांग की वाइफ को पता चलता है कि वो अभी भी पुलिस के साथ इन्वेस्टिगेशन में हेल्प कर रहा है तो वो उससे नाराज हो जाती है, पर बावजूद इसके कांग नो ते के साथ इन्वेस्टिगेशन चालू रखता है। दरअसल किम और मिस्टर मा पहले सेम बिल्डिंग में रहा करते थे और इसीलिए नो ते को डाउट होता है कि शायद से दोनों की वाइफ्स में आपस में कोई रिलेशन हो, पर बहुत पता करने पर भी दोनों का कोई रिलेशन नहीं निकलता। तभी कांग को 10 महीने पहले हुए एक मिस्टीरियस मर्डर केस की याद आती है जिसे उसने अपने व्लॉगिंग चैनल पे भी डाला था। दरअसल 10 महीने पहले किसी ने लीना नाम की एक फॉरेन प्रॉस का मर्डर किया था, जिसकी बॉडी पे बहुत सारे चोट के निशान थे और किलर ने पहले उसकी बॉडी को लेक में डुबाया और फिर निकाल कर बाहर रास्ते पर फेंक दिया, जिससे आने जाने वाले लोग उसे नोटिस कर सके। दरअसल कांग के अकॉर्डिंग 10 महीने पहले हुए मर्डर और अभी हो रहे मर्डर्स के बीच में कोई कनेक्शन है या फिर सभी केसेस में मर्डरर सेम है, जो विक्टिम की डेथ यानी टाइम ऑफ मर्डर पुलिस को बताना चाहता है। इसीलिए उसने किम की वाइफ की रिस्ट वॉच तोड़ी, मिस्टर मा की वाइफ की जलती बॉडी की फोटो ली और 10 महीने पहले लीना की बॉडी को लेक से बाहर निकालकर सड़क पर फेंक दिया, क्योंकि बॉडी अगर ज्यादा देर पानी में रह जाती तो टाइम ऑफ डेथ पता करना मुश्किल होता है। पर मर्डरर ऐसा क्यों कर रहा है ये चीज कांग की समझ में भी नहीं आती। पर नो ते को ये थ्योरी कुछ खास पसंद नहीं आती। ऊपर से उन्हें पता चलता है कि 10 महीने पहले हुए मर्डर केस को पुलिस ने सुसाइड केस बताकर क्लोज कर दिया है। दरअसल लीना की डेथ के बाद पुलिस को ठीक उसी जगह 2 महीने बाद एक और लड़की की डेड बॉडी मिलती है, जिसकी डेथ लीना के बैग की चेन से गला घोंट कर हुई थी। पुलिस के अकॉर्डिंग लीना एक थी और इसी काम के लिए वो उस लड़की को भी किडनैप करने की कोशिश कर रही थी, पर अनजाने में उससे उस लड़की का मर्डर हो गया, जिसके बाद लीना ने लेक में कूदकर जान दे दी और फिर खुद ही रेंगती हुई लेक से बाहर आ गई। हालांकि पुलिस की ये थ्योरी किसी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं थी, नॉट इवन कांग को, बट ये केस अब क्लोज हो चुका था। पर तभी यहाँ नो ते को लीना मर्डर केस के प्राइम सस्पेक्ट ली के बारे में पता चलता है, जिसे 5 साल पहले भी एक असॉल्ट केस में 3 साल की जेल हुई थी। जिसके बाद कांग को लगता है कि ली ही बाकी मर्डर्स के पीछे है, खास करके मिस्टर मा की वाइफ के मर्डर के पीछे, क्योंकि 5 साल पहले मिस्टर मा ने ही ली को अरेस्ट किया था और अकॉर्डिंग टू कांग उसी का बदला लेने के लिए ली ने मिस्टर मा की वाइफ का मर्डर किया होगा। पर नो ते को ऐसा नहीं लगता, क्योंकि ली के बालों के सिर्फ सैंपल्स वहाँ के सीवेज पाइप से मिलने की वजह से उसे सस्पेक्ट माना गया था। लेकिन तभी कांग मिस्टर मा की वाइफ के मर्डर से रिलेटेड एक प्रिडिक्शन करता है कि जल्दी ही पुलिस को मर्डर सीन पे एक साइकिल की चेन मिलेगी, जिस पे विक्टिम के ब्लड के निशान लगे होंगे और चेन ओनर और विक्टिम के बीच में रिलेशन भी होगा। और जब नोते अपने ऑफिस आता है तो उसे पता चलता है कि पुलिस ने मिस्टर मा की वाइफ के मर्डर केस में एक सस्पेक्ट को अरेस्ट किया है, जिसके साइकिल की चेन मर्डर सीन पे मिली है, जिसमें विक्टिम के ब्लड के निशान भी हैं, जो दिखाता है कि कांग एक बेहतरीन डिटेक्टिव है और जो चीज़ों को बहुत ही बारीकी से नोटिस करता है। उसने पहले ही नोटिस किया था कि मिस्टर मा की वाइफ के गर्दन के पीछे 2 चेन के निशान है, जिस पे थोड़ा सा ऑयल भी लगा हुआ है, जिस वजह से वो समझ जाता है कि मर्डर में ज़रूर से साइकिल की चेन यूज़ की गई है।
पर सस्पेक्ट मर्डर में कोई इन्वॉल्वमेंट होने से साफ इनकार कर देता है और बताता है कि वो विक्टिम को अच्छे से जानता था और अक्सर उससे मिलने जाया करता था, जिस वजह से उसके सीन पे सैंपल्स मौजूद हो सकते हैं। पर उसने मर्डर नहीं किया है, बल्कि विक्टिम अपने हस्बैंड मिस्टर मा से परेशान रहती थी, जिसका कुछ सालों पहले एक लेडी के साथ अफेयर भी था। लेकिन इससे पहले कि सस्पेक्ट कुछ और बोल पाता, मिस्टर मा उसे मारकर चुप कर देता है। तभी 9 ते को अपने टीम लीडर से पता चलता है कि 5 दिनों बाद जुनसू के केस की हियरिंग है और अगर तब तक उसने उसे इनोसेंट प्रूफ नहीं किया तो जुनसू को जेल हो जाएगी और वो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेगा। जिसके बाद 9 ते और कांग ली का पता लगाते हैं और तभी उन्हें ना नाम के एक आदमी के बारे में भी पता चलता है जो लीना का स्पॉन्सर था और उसके घर के पास ही पुलिस को लीना का सेलफोन भी मिला था, जिस वजह से वो भी लीना मर्डर केस में एक सस्पेक्ट था। बट कांग को लगता है कि ना को फंसाया जा रहा है, ठीक वैसे ही जैसे जुनसू को फंसाया गया है। तभी 9 ते को मिस्टर मा से ली के बारे में इनपुट मिलती है, जिसके बाद वो कांग के साथ उस जगह पहुंचता है जहां ली छुपा हुआ है, जो एक फिश शॉप थी। पर जैसे ही वो वहां पहुंचता है और 9 ते ली को ढूंढने के लिए पानी में उतरता है, तभी ली उस पानी में करंट छोड़ देता है, जिससे 9 ते किसी तरह अपनी जान बचाता है और ऊपर टंगी लाइट से लटक जाता है। और जब कांग उसकी हेल्प करने जाता है तभी ली उसे भी पानी में धक्का दे देता है। बट इससे पहले कि दोनों यानी कांग और 9 ते पानी को टच करते, 9 ते शूट करके पावर सप्लाई ऑफ कर देता है। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद से 9 ते कांग को अपने साथ काम करने से मना कर देता है, क्योंकि इसमें उसकी जान भी जा सकती थी और अब से अकेले ही इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाता है। और इस बार वो अपने कुछ गैंगस्टर दोस्तों की हेल्प मांगता है ली के बारे में पता लगाने के लिए, जिनसे उसे ली की जानकारी मिल भी जाती है। और देखते ही देखते जुनसू के केस की सुनवाई का दिन भी आ जाता है। पर कांग भी हार मानने वाला नहीं था, वो फिर से 9 ते से रिक्वेस्ट करता है इस केस पे काम करने के लिए, क्योंकि जुनसू ना केवल उसका एक दोस्त बल्कि उसका भाई भी था। वो 9 ते को बताता है कि 5 साल पहले ली जिस लड़की के असॉल्ट केस में अरेस्ट हुआ था, उस केस के विटनेस की सुरक्षा को मिस्टर मा ने जानबूझकर नज़रअंदाज किया था, जबकि उसी के कहने पर पुलिस को उस केस की जानकारी हुई थी। और कुछ सालों बाद उस विटनेस का भी मर्डर हो चुका था, जिसके 3 महीनों बाद लीना का मर्डर होता है, जिसमें ली के साथ साथ मिस्टर मा भी सस्पेक्ट था, क्योंकि लीना के साथ ही सालों पहले मिस्टर मा का अफेयर था। और इसीलिए कांग को लगता है कि ली के साथ साथ मिस्टर मा भी सभी केसेस में इन्वॉल्व हैं, क्योंकि मिस्टर मा हर विक्टिम से रिलेटेड था, चाहे वो पहला केस हो जिसमें विटनेस की सुरक्षा की जिम्मेदारी मिस्टर मा के ऊपर थी, चाहे वो लीना का केस हो जिसके साथ उसका कभी अफेयर था, चाहे वो किम की वाइफ का केस हो क्योंकि किम के साथ कभी वो सेम बिल्डिंग शेयर करता था, चाहे वो मिस्टर मा की वाइफ हो। चारों की चारों विक्टिम के साथ मिस्टर मा का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। और उसी की दी जानकारी पर वो लोग यानी कांग और 9 ते ली को मिलने भी गए थे, जहाँ उनकी जान जाते जाते बची थी। पर 9 ते को अभी भी कांग की बातों पर विश्वास नहीं होता और वो बताता है कि मिस्टर मा की वाइफ की बॉडी के साथ जो अदर पर्सन के स्किन सेल्स मिले हैं उसका ब्लड ग्रुप ए भी है और वो क्रिमिनल डाटाबेस में भी नहीं है, जिसका मतलब ये होता है कि ली इस केस में इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि ली का ब्लड ग्रुप डाटाबेस में इन्वॉल्व है और वहीं मिस्टर मा का ब्लड ग्रुप ओ है। नेक्स्ट सीन में वो ली को ढूंढते हुए एक पार्क में पहुंचते हैं, पर उन्हें देखते ही ली वहां से भागने लगता है और बहुत कोशिश करने पर भी वो लोग ली को नहीं पकड़ पाते। पर 9 ते ली के पैरों में एक ब्रेसलेट देखता है, जो न्यू लॉ के अकॉर्डिंग सभी जेल से छूटे हुए क्रिमिनल्स को पहनना कंपलसरी है, ताकि पुलिस उनके लोकेशन से अपडेट रह सके। जिसके बाद 9 ते मर्डर वाली रात की ली की लोकेशन ट्रैक करवाता है, तो उसकी लोकेशन मर्डर वाली लोकेलिटी के आसपास तो ज़रूर होती है, पर उस बिल्डिंग के पास नहीं होती, जिस वजह से ली को मर्डर सस्पेक्ट प्रूफ नहीं किया जा सकता था। वहीं जुनसू को किम की वाइफ के मर्डर के इल्ज़ाम में 30 साल की जेल हो जाती है, जिसके लिए कांग और 9 ते कुछ नहीं कर पाते और टीम लीडर 9 ते को अगले दिन अपना रेजिग्नेशन सबमिट करने को बोलता है। पर 9 ते और कांग को यकीन था कि ली कुछ न कुछ सच्चाई ज़रूर जानता है, तो दोनों फिर से उसे ढूंढने निकल जाते हैं। रास्ते में कांग मिस्टर मा के अब तक के सारे केस फाइल्स को स्टडी करता है और उसकी नज़र जाती है हान नाम के एक आदमी के ऊपर, जो मिस्टर मा की वाइफ के मर्डर के अगले दिन जेल आया था, जिसके ऊपर उसकी वाइफ और स्टेप सन के असॉल्ट का केस था। और कांग को उसकी भी मर्डर्स में इन्वॉल्वमेंट महसूस होती है, जिसके बाद वो 9 ते को मर्डर एक्सचेंज ट्रिक के बारे में बताता है, जिसमें क्रिमिनल्स आपस में टारगेट स्वाइप करते हैं। जैसे कि जब 5 साल पहले ली एक विटनेस के चलते जेल गया था, तो 3 साल जेल में रहने के बाद वापस आकर वो उस विटनेस को मारना चाहता था, पर ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि ऐसे में पुलिस का शक सबसे पहले उस पे जाता। और तब उसकी हेल्प की थी मिस्टर मा ने उस विटनेस का मर्डर करके, जिसके बाद ली ने लीना का मर्डर किया, क्योंकि मिस्टर मा और लीना का अफेयर था जो अब लोगों की नज़रों में आने लगा था।
और सालों बाद मिस्टर मा फिर से अपनी ही वाइफ के मर्डर एक्सचेंज प्लान को तैयार करता है और हर मर्डर में टाइम ऑफ डेथ इसलिए बताता है ताकि पुलिस जिस इंसान पर शक करे वो इंसान पहले ही अपने लिए एक विटनेस तैयार रखे और बता सके कि उस टाइम पे वो कब, कहाँ और किसके साथ था। कांग बताता है कि इस बार जो मर्डर एक्सचेंज मिस्टर मा ने प्लान किया है उसमें 2 नहीं बल्कि 3 लोग इन्वॉल्व हैं और अभी एक और मर्डर होना बाकी है जिसे 2 लोग अंजाम देंगे और एक आदमी जिस पे पुलिस का डायरेक्ट डाउट जाएगा वो अपने लिए ठीक मर्डर के टाइम पे वो कहाँ था इसके लिए एक विटनेस तैयार करेगा। पर नो ते को ये बातें बकवास लगती हैं क्योंकि एक मर्डर के लिए भला 3 लोग क्यों इन्वॉल्व होंगे। तो कांग बताता है कि जब ली ने लीना का मर्डर किया था तब वो गलती से पानी में गिरी होगी जिसे बाहर निकाल कर ली ने फिर उसका मर्डर किया होगा। पर तभी एक अनएक्सपेक्टेड विटनेस ने उसे देख लिया तो ली को उस विटनेस को भी मारना पड़ा जिसकी बॉडी पुलिस को लीना की बॉडी के मिलने के 2 महीने बाद मिली थी, जिसकी वजह से पुलिस ने लीना के केस को एक किडनैपिंग एंड सुसाइड केस समझकर बंद कर दिया। मगर उस अनएक्सपेक्टेड विटनेस को मारने के चक्कर में ली का हेयर सैंपल वहीं गिर गया और वो सस्पेक्टेड लिस्ट में आ गया। इसीलिए आगे से ऐसा कोई सबूत पीछे ना छूट जाए इस वजह से मिस्टर मा अकेले मर्डर करने की जगह 2 लोगों को मर्डर करने के लिए भेजता है। और कांग को लगता है कि इस बार मिस्टर मा ने हान को अपने साथ इन्वॉल्व किया होगा जिसके ऊपर उसकी वाइफ और स्टेप सन को मारने पीटने का इल्ज़ाम है और वो मिस्टर मा की वाइफ के मर्डर के अगले दिन जेल आया था। और अगर उसकी प्रिडिक्शन सही निकली तो हान की वाइफ खतरे में है और आज रात को ही उसका मर्डर हो सकता है क्योंकि पुलिस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग हान कल फ्री हो जाएगा और अभी सही समय है उसकी वाइफ का मर्डर करने का क्योंकि अगर वो कल फ्री होता है और आज रात उसकी वाइफ का मर्डर होता है तो पुलिस उसके ऊपर शक भी नहीं कर सकती। जिस पे नोते बोलता है कि अगर उसकी प्रिडिक्शन सही है तो इस बार मर्डर में कौन कौन शामिल होने वाला है और वो हान पे ही डाउट क्यों कर रहा है। जिस पे कांग बताता है कि हान मिस्टर मा की वाइफ के मर्डर के अगले ही दिन जेल आया था प्लस मिस्टर मा की वाइफ के पास से जो अनदर स्किन सैंपल मिले हैं उसका ब्लड ग्रुप ए भी है और हान का भी ब्लड ग्रुप ए भी है। बट इस बार मर्डर में कौन कौन शामिल होने वाला है इसकी जानकारी कांग को भी नहीं होती, इसीलिए नोते उसकी इस थ्योरी को बकवास समझकर उसे वहीं रास्ते में छोड़कर ली को ढूंढने निकल जाता है। वहीं हान की वाइफ को देखते हैं जिसे उसके एक्स हस्बैंड का मैसेज आता है जो उसे मिलने बुलाता है और तभी कांग वहां आकर उसे रोकने की कोशिश करता है पर ऐसा नहीं कर पाता। इधर नोते ली के पास पहुंचता है जो अगेन उसे मारने की कोशिश करता है और उसे अपने साथ लेकर पानी में कूद जाता है। वहीं कांग हान की वाइफ का पीछा करते हुए एक क्लब में पहुंचता है जहां वो उसे खून से सना देखता है और 2 मर्डरर्स को भी देखता है जिसमें से एक होता है मिस्टर मा और दूसरा कोई और नहीं बल्कि उसका दोस्त किम। दरअसल किम को मिस्टर मा के थ्रू उसकी वाइफ और जुनसू के बीच अफेयर होने का पता चलता है। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि उसकी वाइफ अपने पैसों से जुनसू के नाम में घर ले रही है, जिसके बाद उसे इतना गुस्सा आता है कि वो मिस्टर मा के साथ अपनी वाइफ का मर्डर प्लान करता है जिसके लिए मिस्टर मा हान को भी अपने प्लान में शामिल करता है क्योंकि कहीं न कहीं हान भी अपनी वाइफ से गुस्सा था और उससे बदला लेना चाहता था क्योंकि उसे डाउट था कि उसकी वाइफ आज भी अपने एक्स हस्बैंड के साथ रिलेशन में है। तो मिस्टर मा और हान मिलकर किम की वाइफ का मर्डर करते हैं और पुलिस किम पे डाउट ना करे इसीलिए वो उस रात जानबूझकर कांग के साथ ड्रिंक करता है ताकि कांग उसका विटनेस बन सके कि वो मर्डर के टाइम पे घर पे नहीं बल्कि उसके साथ था। उसके बाद हान और किम मिलकर मिस्टर मा की वाइफ का मर्डर करते हैं और अब मिस्टर मा और किम हान की वाइफ का मर्डर करने आए थे। दरअसल ये सभी एक खुदगर्ज और जेलस हस्बैंड थे जो खुद तो सारी फ्रीडम चाहते थे पर अपनी वाइफ्स को गुलाम समझते थे। वहीं कांग किम को समझाता है कि वो जुनसू को गलत समझता आया है बल्कि वो उसकी लोन शार्क से बचने में हेल्प कर रहा था, साथ ही वो उसकी वाइफ को भी कन्विंस कर रहा था जो उससे डाइवोर्स लेना चाहती थी। जो जानकर किम को बहुत अफसोस होता है पर मिस्टर मा उसे बार बार हान की वाइफ को मारने के लिए फोर्स कर रहा था जिसके लिए कांग उसे ऐसा करने से रोकता है। तो उन दोनों के बीच हाथापाई होती है जिसमें कांग को काफी चोट भी आती है और इससे पहले कि मिस्टर मा कांग को शूट करता नोते वहां आकर उसे ही शूट कर देता है, जिसके बाद देखते हैं कि जुनसू के केस को रीओपन करके उसे रिलीज कर दिया जाता है और सही इन्वेस्टिगेशन ना कर पाने की वजह से पुलिस डिपार्टमेंट की जो बदनामी होती है उस वजह से पुलिस चीफ टीम लीडर को सस्पेंड कर देते हैं। वहीं देखते हैं नोते को जो अपनी जॉब से रेजिग्नेशन देकर कांग के साथ अपनी खुद की प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी खोलता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो इस मूवी की एक्सप्लेनेशन यहीं पे होती है खत्म। आपको मूवी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे इनकरेज करने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। सायोनारा।